नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव का खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों का और खबरें वो जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं। आज दिन भर की खबरें देखने में जो खबर देखने वाली थी उसमें बिहार चुनाव में से पहले कोई जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में जा रहा है, कोई आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में जा रहा है। ये खबरें सामने आई। दूसरी खबर सामने आई कि वॉल स्ट्रीट में एक लेख छपका जिसके आधार पर कांग्रेस के राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप बीजेपी और आरएसएस के कहने चल रहे, मतलब उनके हिसाब से इस देश में नहीं इस दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं जो प्रचार के माध्यम में यूज हो सकती हैं उन सब पर बीजेपी का कब्जा है। ये उनका बीजेपी का कांग्रेस की सोच है जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। और इन सबके बीच में एक खबर जिस पर नज़र गई और उस पर उतना ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो खबर थी कि उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ना और दुष्कर्म की घटनाओं का सामने आना। गोरखपुर में नाबालिग से रेप होता है, उससे पहले लखीमपुर खीरी में होता है, फिर सीतापुर में आता है मामला, हापुड़ में मामला सामने आता है। मतलब रेप के केसेस लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि योगी राज में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। इसको लेकर के हमने आज सोचा कि आज हम इस पर सब्जेक्ट उठाएं और इस पर बात करें। आज हमारी एक कोशिश है कि आपसे उन मुद्दों बात करें जिन मुद्दों पर शायद लोग बात करने से बचते हैं, उन खबरों की बात करें जिस पे लोग कहते हैं कि इस पे बात नहीं हो सकती है, इस पे बात करना उचित नहीं होगा। खैर, हम उन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका साथ देंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। देखिए, फेसबुक लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको विवाद को मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल स्ट्रीट एक जर्नल है। आवाज़ नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट, मैं उसको सही करता हूँ। अगर आवाज़ मेरे हिसाब से अब आने लगी होगी और आवाज़ का आ रही होगी आवाज़ मेरे हिसाब से। अभी भी नहीं आ रही आवाज़ तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सही कर सकें। तो ये लगातार मामला चल रहा है, ये चीज़ें फेसबुक वाले मामले। वॉल स्ट्रीट में एक पोस्ट छपती है जिसमें ये कहा जाता है कि हेट स्पीच को लेकर के फेसबुक प्रमोट करता है, हेट स्पीच को रोकता नहीं है, उनकी पार्टी साठगांठ है, ऐसा मामला सामने आता है। जिसके बाद में राहुल गांधी उसी को लेकर के ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि इस देश में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी पूरी तरीके से बीजेपी के अधिकारियों के कहने पर चलती है, बीजेपी के नेताओं के कहने पर फेसबुक के अधिकारी काम करते हैं। यह आरोप लगाया गया और उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें लगातार चलती हैं। और इस आरोप के बाद में उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस तरफ से कहा गया कि हेट स्पीच का जो मामला है वो बीजेपी की ओर से बढ़ाया जाता है, ऐसा फेसबुक के साथ मिली जुली इनकी साजिश है। इसके मामले में जब मामला ज़्यादा बढ़ता देखा गया तो फेसबुक भी मामले में उतरा, उसने सफाई दी कि नहीं, हमारे टीम ऐसे हेट स्पीच पर ध्यान रखती है, उनको पब्लिश होने से बचाती है, उनको पब्लिश नहीं होने देती। इस तरीके की बात सामने आई और उसके बाद में लगातार अभी ये मामला चलता जा रहा है, तूल चला जाता है। और जो भारत में फेसबुक की पब्लिसिटी मैनेजर हैं अंकित दास, उनको भी सफाई देना पड़ा। कहा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने धमकियां मिलनी, ऐसी चीजें। तो अब सोशल मीडिया को पोस्ट लाया जा रहा है। तो राहुल गांधी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, और इसी समय जो कांग्रेस के आरोप पे बोलते हुए जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि आप इतना सारा चीजें देख रहे हैं, आपको क्या कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका भी आपको मामला याद होगा, वो कांग्रेस की ऐसी तो डाटा को लेकर के मामला हेरफेर का था और इस समय लगा, ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन ये कह देना कि फेसबुक केवल भारत के कहने पर चल रहा है या फेसबुक या व्हाट्सएप भारत के कहने पर चल रहा है, इनके हिसाब से चल रहा है, तो ये बेहद गलत होगा। इस तरीके की थोड़ी सी समझ के लेकर के है। हम आते हैं मुद्दे पे, चूंकि ये मुद्दा दिन भर आपको लगातार चैनल पर सुनाई पड़ रहा है, लगातार आप बात कर रहे हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो आप वहां पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे किस मुद्दे बात करने बैठे हैं कि योगी सरकार में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, बेटियां सुरक्षित कितने हैं, बेटियां घर से कैसे निकले, शौचालय पे जा रही बेटी दुष्कर्म दरिंदों के शिकार हो जाती है, आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी है? जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने ओडीएफ कर दिया है, मतलब उत्तर प्रदेश में तकरीबन हर जगह शौचालय बन चुका है, उसके बाद भी शौचालय बाहर जाती हुई एक नाबालिग बच्ची, उसके साथ में दुष्कर्म कर देते हैं दरिंदे। मामला जो है वो लखीमपुर खीरी से पहले मैं शुरू करता हूँ। लखीमपुर खीरी के बाद, लखीमपुर खीरी में हुआ है, उसके बाद में गोरखपुर में जो हैवानों ने दरिंदे की हद पार की है उसको मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो जो टीवी चैनल्स और इन सभी पर दिखाया जा रहा है, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता की जाति को बताया जा रहा है, वो बेहद शर्मनाक है। और बेहद ही कहने वाली बात यह है कि ये जाति से लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि वो किस वर्ग से डिपेंड करते थे, उनको सुरक्षा कितनी जिम्मेदारी थी या वो था। अब यहाँ पे मामला कहा जा रहा है, उनकी जाति बताई जा रही है,
और खबर एक्सक्लूसिव इस बात को लेकर के कतई समर्थन नहीं करता कि वो जातियों को लेकर के इंसानों को इंसान की नजर से देखता है, जाति की नजर से नहीं देखता है। ठीक है, तो उस लड़की के साथ रेप किया, उसके बाद में उसको सिगरेट से जला भी दिया गया, सिगरेट जलाया गया। इसको लेकर के योगी सरकार पर अब कांग्रेस ने हमला बोला, और हमला बोलने वाली बात भी है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में जंगल राज चरम पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना, सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव जी के परिवारजनों को संवेदनाएं। वहीं प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा कि बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की बीभत्स से बीभत्स घटनाएं घटती ही जा रही हैं। योगी सरकार को नसीहत देते हुए भी कहा गया है, योगी सरकार की ओर से भी चीजें सामने आई हैं। वहां पे कहा गया है, वहां पे बोला गया है, वहां पे कहा गया कि उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रहे हैं और न ही उचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर कदम गंभीरता से उठाए। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सवाल लगातार हमेशा विपक्ष की ओर से किया जाता रहा है, लेकिन क्या सरकार की ओर से इस तरीके की सुरक्षा दे पाना संभव है? क्या सरकार इस तरीके से हर एक घर पे, हर एक गांव में इस तरह की सुरक्षा दे सकती है? शायद नहीं। लेकिन कैसे हो सकता है इन बेटियों की सुरक्षा हो? तो इससे हो सकता है कि अपराधियों को तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसके वजह से वो ऐसे कदम करने से पहले, ऐसी चीजें सोचने से पहले हजार बार उनके दिमाग में ख्याल आए और वो कोई भी दुष्कर्म जैसी ऐसी घटनाएं सोचने से पहले वो पीछे हट जाएं। सवाल बहुत जायज है, और सवाल इसलिए जायज है क्योंकि मेरे साथ ही मुझे लगता है कि सभी लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि क्या दुष्कर्म की घटनाएं इससे पूर्ववर्ती सरकार में नहीं होती थी? तब भी होती थी, आज योगी राज सरकार में भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने जैसा दावा किया है वैसा दावा समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, वैसा ही दावा या बहुजन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। शायद कोई भी सरकार आती इस बात का दावा करती है कि उसके यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और अपराधियों के अंदर खौफ है और लोगों के अंदर भरोसा है। लेकिन ऐसा तब नहीं होता नजर आता है जब अपराध होते जा रहे हैं, बेटियां दुष्कर्म के शिकार हो रही हैं, अपहरण, दुष्कर्म, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्या है कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? इस सब सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिल करके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें ऐसी खबरों में समर्थन देंगे जो खबरें हम आपके साथ उठाना चाहते हैं, जो बात हम करना चाहते हैं, जिस मुद्दे पर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि उन मुद्दों पर, उन खबरों पर आपको लगातार टीवी चैनल पर यह खबर नहीं मिलेगी देखने की। लेकिन अब हम आपको पहले एक मामला और बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बेटी से जुड़ी हुई है, बेटी की मौत से जुड़ी हुई है। आपको मामला याद होगा, बुलंदशहर का वो मामला जहां पर एक टॉपर स्कॉलर सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई, जिसके परिजनों ने कहा कि मंचलों ने हमें स्टंट करते हुए ऐसे ऐसे छकाया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सुदीक्षा भाटी जो कि टॉपर हैं उनकी मौत हो गई। इस वजह से आरोपियों को पकड़ा जाए। इसके बाद में पुलिस ने 2 अज्ञात बाइक चालकों के ऊपर केस दर्ज कर लिया। फिर उसके बाद में पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली गई उस रूट पे। उसके अलावा 1000 बुलेट, रजिस्टर्ड बुलेट बाइकों की वो निकाली गई, डिटेलिंग निकाली गई, जिसके बाद एक जगह सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें से ये सच सामने आ गया कि सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई थी। ये बात सामने आ गई। सामने क्या आया तस्वीर, वो बेहद चौंकाने वाला, आप ध्यान से सुनिएगा। सामने क्या आया कि जो एक बुलेट सवार एक व्यक्ति है, नाम उसका दीपक कुमार बताया जा रहा है, उसके पीछे एक व्यक्ति और बैठा है जो 55 साल की उम्र का है, और सामने जो बैठा वो व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा है। ये लोग आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे पीछे ग्रीन कलर की स्कूटी नजर आ रही है, जो कि जिस पर सुदीक्षा भाटी, उनके चाचा, उनका भाई बैठा हुआ है। ये लोग बिना हेलमेट किया और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तभी अचानक आगे चलते चलते उनके आगे, बुलेट के आगे भी कोई गाड़ी चल रही होती है, वो अचानक से ब्रेक लगाते हैं और ये भी ब्रेक लगाते हैं। सुदीक्षा वो मतलब ब्रेक, और बुलेट सवार ब्रेक लगाता है
और उसके पीछे आ रहे सुदीक्षा भाटी के साथ में जो बाइक चला रहे थे वो अपनी बाइक को नियंत्रण नहीं कर पाते, वो भी उससे लड़ जाते हैं और बाइक गिर जाती है, जिससे सड़क पर गिरने से सुदीक्षा भाटी के सिर में चोट आती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब पूरे तस्वीरों में कहीं पर उन दोनों की तरफ से छेड़खानी और ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आई। तो जिस तरीके की बात सुदीक्षा भाटी के परिवार वालों की तरफ से कही जा रही थी वो बात झूठी साबित हुई। सुदीक्षा भाटी के परिवार के लोग ये बात गलत कह रहे थे कि मनचले उनके सामने घूम रहे थे, जो स्टंट दिखा रहे थे, तो ऐसा तस्वीरों में दिखता हुआ नजर नहीं आया। जिसके बाद से इस सड़क हादसे को किसी तरीके से आपराधिक कृत्य की ओर मोड़ने का जो प्रयास किया गया वो बेहद शर्मनाक है। इस तरीके की भी हरकतें नहीं होनी चाहिए। घटनाएं होती हैं, घटनाएं हो रही हैं, सड़क हादसा हुआ, जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। सुदीक्षा भाटी मामले में अगर पहली बात तो एक बाइक पर 2 लोग से ज्यादा अलाउ नहीं होते हैं, 2 लोगों को बैठना होता है, उसके बाद में हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। और ऐसा क्या हुआ कि इस नियम में सुदीक्षा भाटी जिस स्कूटी से जा रही थी वहां पे दोनों ही नियम की पालना नहीं हुई। पहले तो स्कूटी पर 3 लोग सवार थे, दूसरा उसमें किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिसकी वजह से हल्की सी चोट ने भी सुदीक्षा भाटी जैसे होनहार को हमसे छीन लिया। बेहद दुखद खबर है। हम उनके परिवारजनों को इसके लिए इस दुख को सहने की क्षमता दे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये एक सड़क हादसा था जिसमें सभी को, हमको, आपको और सभी लोगों को इस बात से एक सीख लेने की जरूरत है कि अगर ट्रैफिक नियम आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, पुलिस का इसमें कुछ नहीं होना है, इसमें सरकार का कुछ नहीं होना है, इसमें आपकी जान ही सुरक्षित होगी। तो ऐसे में जरूरी ये है कि ट्रैफिक नियमों का आप पालन करें और उनको मानते हुए अगर चलेंगे तो यकीन मानिए कि अपनी जिंदगी को आप बहुत सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप अक्सर ऐसी लापरवाही बरतते हैं और ऐसा कुछ घटना नहीं होता है। लेकिन जब सुदीक्षा भाटी जैसी घटना सामने आती है तो ये बेहद चौंकाने वाली होती है। बात समझने की होती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि 1000-1500 रुपए का हेलमेट जो आपकी जिंदगी बचा सकता है, उसको पहनने में आपको क्या गुरेज हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। तो इस तरीके से केस से ये बात तो सामने आई कि हर बार पुलिस गलत नहीं होती, हर बार सरकार गलत नहीं होती। ठीक है, उन्होंने जांच किया, जांच के बाद बताया और जैसा पुलिस कह रही थी वही थ्योरी सामने निकल के भी आई है। तो सुदीक्षा भाटी के परिवारजनों को इस दुख को सहने की क्षमता मिले और फिलहाल और लोग इस बात से सीख लें कि वो कहीं भी ट्रैफिक नियमों का, चाहे वो घर से 100 मीटर की दूरी पर जा रहे हों, लेकिन अगर बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, किसी भी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जुड़े ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही जाएं। कहीं पर भी रेड लाइट क्रॉस करने की कोशिश ना करें। बिना हेलमेट सवारी करेंगे, रास्ता गाड़ी चलाएंगे तो ऐसी नुकसान का आपको आशंका हमेशा बनी रहेगी। ऐसी आशंकाएं हमेशा आपके साथ घिरी रहेंगी। इन आशंकाओं से बचना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करके आपको चलना है। अब वापस आते हैं ये मामला सुदीक्षा भाटी का, इसलिए हमने आपको बताया क्योंकि ये बेहद अहम था। अब बात कर लेते हैं, आपको हम फिर से आ जाते हैं दुष्कर्म की घटनाओं में। तो ये लगातार रेप की घटनाएं हुई जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा, योगी राज सरकार को घेरा। उसके अलावा और बात कर रहे थे और क्या घटना हुआ है, तो लखीमपुर खीरी और गोरखपुर के बाद में सहारनपुर में नाबालिग बच्ची के साथ में वहशीपन की हदें पार कर दी गई हैं। सदर बाबा इलाके में बच्ची के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया है। इस बाबत एसपी विनीत भटनागर ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है। देखिए, दुष्कर्म के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन मामलों की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर सरकार पहुंचती है और सरकार या पुलिस पहुंचती है, उसके बाद ही आरोप दर्ज होता है। आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर के में 15 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता की तहरीर पर आधार पर गांव के 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस का कहना है कि लड़की का हाल ठीक है, वो डॉक्टरों की निगरानी में है। घटना जो है बिस्वा कोतवाली थाने इलाके, जहां 15 साल की नाबालिग लड़की से गांव के 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। अंदाजा जा रहा है कि पीड़िता शौचालय के घर से बाहर गई थी। गांव के 3 युवक विशाल, आलोक और कुलदीप ने गांव की लाइट बंद कर लड़की उठा लिया और गांव में ले जाकर के उसके साथ में दुष्कर्म किया। तो मामला दर्ज हो गया है। लेकिन जब गांव के मामले दर्ज होते हैं, जब इस तरीके से मामले दर्ज होते हैं, तो देश में एक बात, इस बात को भी हकीकत मानना पड़ेगा कि कई सारी दुष्कर्म की घटनाएं झूठी भी साबित आई हैं।
कई सारी दुष्कर्म की घटनाएं आपसी रंजिश की वजह से झूठा आरोप भी लगाते हुए नजर आया गया है। तो इसीलिए प्रथम दृष्टया जैसी घटना नजर आती है, जरूरी नहीं है घटना का मकसद भी वैसा ही हो। तो अभी फिलहाल इस घटना को लेकर के जो जांच चल रही है, उसके बाद में जो मामला सामने आएगा, जांच के बाद में जो सामने आएगा, सच आएगा, उसको बात हम रखेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आरोपी अपराधी अपराध करने से पहले क्या उनके अंदर सरकार से डर खत्म हो गया है? आखिर उनके अंदर डर क्यों नहीं बचा? वो डरना क्यों बंद कर दिया है? उनको कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं रह गया है। सरकार का, कानून का, पुलिस का, कोर्ट का कोई डर नहीं रह, कोई भय नहीं रह गया। वो सरेआम अपराध कर रहे हैं। लगातार किडनैपिंग की घटनाएं सामने आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है। हत्याएं, अपहरण, दुष्कर्म, इस तरह की घटनाएं जब सुनने मिलती है तो ऐसा लगता है कि ये 21वीं सदी नहीं हो, ये 20वीं सदी में चलेगा, जब गुंडे डकैतों की बहुत ज्यादा बोलबाला था। आज समय में जब हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, उसके बावजूद अगर अपराधी अपराध देने के बाद भी, अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो बेहद शर्मनाक है। खैर, दुष्कर्म की घटनाओं में 50-50% का रेशियो ऐसा रहा है कि कई मामले आपसी रंजिशी में झूठे आरोप लगाए गए हैं और बाद में झूठे साबित हुए हैं। बहुत से बहुत भयावह दुष्कर्म के केस बाद में झूठे साबित हुए कि वो आपसी जमीनी विवाद था या कोई ऐसा मामला जिसकी वजह से वो आरोप लगाए गए थे। तो हो सकता है कि इस मामले को भी जांच किया जाए, उसके बाद सच सामने आएगा कि वाकई में क्या घटना है, उसकी सामने आएगी। प्रथम दृष्टिया जो नजर आ रहा है वो दुष्कर्म का केस नजर आ रहा है, लेकिन इसके आगे क्या होता है वो जांच के बाद पता चलेगा। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में खबर एक्सक्लूसिव कोई फैसला या कोई भी चीजें नहीं सुनाता, क्योंकि हम न्यूज चैनल हैं। हम आपको न्यूज बताने के लिए हैं, जजमेंट देने के लिए नहीं है। जजमेंट देना सरकार और कानून का काम है। वो कानून देती है, कोर्ट देता है, वो कानून अपना फैसला करेगा, उसके बाद होगा। अब हम लौट आते हैं, फिर से चलते हैं यहां से। अब चलते हैं बिहार चुनाव की ओर। बिहार चुनाव से पहले सियासी आवागमन आपस में जारी है। मतलब एक विधायक आरजेडी छोड़ता है, वो जेडीयू में शामिल होता है, जेडीयू छोड़ता है, वो आरजेडी में शामिल होता है। आज ऐसा ही हुआ, आरजेडी से कल 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, वो तीनों विधायक आज जेडीयू में शामिल हो गए। वहीं जेडीयू से निकाले गए एक विधायक ने आज आरजेडी को ज्वाइन कर लिया, जो 9 साल पहले खुद आरजेडी में थे, और उनकी आरजेडी में घर वापसी हो गई। इस वक्त में श्याम रजक जो उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि ये लम्हा बहुत भावुक है, मैं भावुक हो रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं जहां चला गया था वहां पर वो चीजें नहीं हो रही थी जो मैं चाहता था, और मैं यहाँ वापस आ गया और मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ। इस तरीके की बातें हुई। मतलब ठीक चुनाव से पहले ऐसे नेताओं की तस्वीरें देखने की आम होती है। बहुत कॉमन सी तस्वीरें, इस तरीके से नेता सामने आते हैं और वो बातें करते हैं। तो अगर आपको पार्टी से इतना लगाव, इतना प्यार था, तो आप उस वक्त छोड़ के गए क्यों थे? तो ये नेता जो लगातार पार्टियां बदलते और इधर उधर आते जाते रहते हैं, जरूरत है इनको सबक सिखाने की। ये आपकी भावनाओं से खेलते हैं। कभी उन्हीं नेताओं को आप सुनते हैं कि अभी तक कि उनके लिए नीतीश कुमार अच्छे हो गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार भी जेडीयू में थे। अब उन जैसे श्याम रजक इसमें आया तो कह रहे हैं नीतीश कुमार वो काम ही नहीं करवा रहे थे। और 9 साल पहले जब आरजेडी छोड़ा था, तब ये कह रहे थे कि लालू यादव नहीं अच्छे हैं, लालू यादव नहीं काम करा रहे थे, और आज जब वापस आए हैं तो कह रहे हैं कि यही पार्टी जो हमारी सुनती थी। तो क्या यकीन माना जाए, नेताओं की बातें ऐसी हो गई हैं जैसे कि उसका यकीन करना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। तो फिलहाल अब देखते हैं बिहार चुनाव में श्याम रजक की क्या स्थिति होती है। श्याम रजक किस स्थिति तक की फिर से अपने आप को वापस कर पाते हैं, और कितना सम्मान उनको आरजेडी में वापस मिलता है। तो ये लगातार बिहार चुनाव में ये चल रहा है। हम आपको 3 विधायकों के नाम बता दें, अगर आपके क्षेत्र से हैं तो आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो उनका ये आप बता दीजिएगा। तो जो सत्ता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड है, उसमें आरजेडी के 3 विधायक जो शामिल हुए हैं वो आपको बताया। तो श्याम रजक मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने जेडीयू छोड़ करके आज जेडी में वापसी कर ली है। जेडीयू में जो शामिल हो 3 विधायक आरजेडी के, उसमें है प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और डॉक्टर अशोक कुमार। महेश्वर यादव ने जेडीयू में शामिल होने पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में गरीबों की जगह नहीं थी, वहां पर बड़े बड़े पूंजीपतियों की जगह हो गई थी और परिवार की पार्टी बना लिया था। कल मुझे निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन पर महेश्वर ने कहा कि 4 साल पहले भी निष्कासित किया जा सकता था, लेकिन जब उन्हें पता चला आज जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन करने वाला हूं, तब निष्कासित किया गया। मैंने नीतीश कुमार के काम को देखा है और पूरे हृदय से पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। एक अन्य विधायक प्रेमा चौधरी ने कहा, मैं 20 साल से पार्टी में थी, बहुत ईमानदारी से काम किया, 3 बार विधायक भी बनी, लेकिन 2015 का चुनाव हुआ, इसके बाद से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया।
लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं को विशेष दर्जा दिया, आरक्षण दिया, खासकर दलित महिलाओं को आरक्षण दिया, आदि आबादी उनके साथ है। उन्होंने कहा मैं दलित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गई, काम हुआ, मुझे लगा नहीं कि मैं विपक्ष में हूं। तो मतलब ये जब पार्टी ज्वाइन करती है तो ये थोड़ा आला नेताओं की तारीफ करना जरूरत है। वहीं पर जो तीसरे विधायक शामिल हुए जेडीयू में, डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि आरजेडी छोड़कर इस दल में आने का कारण है जो नीतीश कुमार ने विकास की लाइन खींची है, उससे आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। उपेंद्र जी को उपेंद्र कुशवाहा किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। विरोधी दल का नेता बनाकर घुमाने का काम किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने छुरा भौंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोगों ने दबाव बनाया कि नीतीश कुमार का दामन थामिए और कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाइए। सामाजिक समीकरण का काम जो नीतीश कुमार ने किया वो किसी ने नहीं किया। तो ये था। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। कहा जा रहा था कि तीनों विधायक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में जाने की तैयारी में थे। हालांकि इससे पहले ही आरजेडी ने इन विधायकों पर एक्शन लिया और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कोई विकल्प नहीं था, वापस हो गए। तीनों विपक्षी विधायकों ने जेडीयू में शामिल होने को लेकर राज्य मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि ये तीनों माननीय सदस्य अपने नेता के पास आए हैं। नीतीश कुमार ने परिवार के लिए काम नहीं किया, कोई उनके परिवार का नाम नहीं जानता। श्याम रजक को लेकर विजेंद्र यादव ने कहा कि अज्ञानता में कुछ लोग बक बक करते हैं, आज के लोग बकबकी बहुत कर रहे हैं, हमने अंतिम क्षण तक मौका दिया कि वे सुधर जाएं। चिराग पासवान को लेकर विजेंद्र यादव ने कहा कि वह कभी सहयोगी होता है, कभी विरोधी होता है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, राजनीति में कब कौन कहाँ रहेगा कौन बता सकता है, कोई आता है कोई जाता है, नेता और दल ताकतवर होता है। तो ये बातें लगातार कही जा रही है। लगातार विधायक बिहार के चुनाव को लेकर के हम आपको कवरेज देंगे, आपको बिहार के चुनाव की लगातार हम कहानियां सुनाएंगे, अलग अलग क्षेत्र की वहां पे कहानियां के उन कहानियों को आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। एक विवाद और खड़ा हो गया है, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाएंगे कि जो है वो लगातार भारत के खिलाफ बयान देता आया है और वो एक इस्लामिक स्टेट है और लगातार भारत के खिलाफ ही कुछ बोलता नजर आया है। आज फिर से मुद्दा टर्की की मैं क्यों बात कर रहा हूं उसको मैं आपको बता देता हूं।